नमस्कार विद्यार्थियों। कल के वीडियो में मैंने आपको हमारे अध्याय 2 जो संघर्षकालीन भारत 1206 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक का इतिहास जो चल रहा है उसमें कल मैंने आपको सल्तनत काल का अंतिम तौर पर सैयद वंश कराया था। और सैयद वंश में मैंने आपको बताया था कि सैयद वंश का जो अंतिम शासक था आलम शाह 1451 ईस्वी में उसने स्वेच्छापूर्वक दिल्ली के राज सिंहासन का त्याग कर दिया था। और दिल्ली के राज सिंहासन का त्याग करने के उपरांत बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना की थी। तो लोदी वंश 1451 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी ये इसका शासनकाल रहा है। संस्थापक जो सुल्तान था, जो इस वंश का पहला शासक था, वह था बहलोल लोदी। बहलोल लोदी जिसका शासनकाल 1451 ईस्वी से 1489 ईस्वी रहा। देखिए, सल्तनत काल में अब तक चाहे वो गुलाम वंश हो, चाहे वो खिलजी वंश हो, चाहे वो तुगलक वंश हो, चाहे वो सैयद वंश हो, अब तक जितने भी सुल्तान हुए सभी तुर्क थे। ये पहला शासक था जो अफगान था। सल्तनत काल का अगर पहला कोई शासक अफगान था तो वह बहलोल लोदी था। जब 1451 ईस्वी में सैयद वंश के अंतिम शासक आलम शाह ने स्वेच्छापूर्वक दिल्ली का राज त्याग कर दिया था, तो अफगान वंश के रूप में बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना की थी। 1451 ईस्वी से लेकर के 1489 ईस्वी तक बहलोल लोदी ने शासन किया। बहलोल लोदी ने जब सत्ता संभाली थी तो इसका जो सबसे बड़ा शत्रु कहें या सबसे बड़ा दुश्मन कहें वो जौनपुर का शासक था। जौनपुर का शासक महमूद शाह शर्की, ये इसका सबसे बड़ा शत्रु था और ये इसके समक्ष लगातार बगावत कर रहा था। लेकिन दिल्ली पर अधिकार नहीं हो पाया था। बहलोल लोदी ने उसके प्रयासों को लगातार असफल कर दिया था। 1489 ईस्वी में जब बहलोल लोदी की मृत्यु हुई तो बहलोल लोदी का पुत्र था जिसका नाम था निजाम शाह। देखिए, बहलोल लोदी के ये जो संतान थी निजाम शाह, ये एक हिंदू राजकुमारी से थी। यानी कि बहलोल लोदी की एक पत्नी जो हिंदू थी और एक हिंदू स्वर्णकार की पुत्री थी जिसका नाम था हेमा। हेमा की संतान थी ये निजाम शाह। और निजाम शाह बहलोल लोदी की मृत्यु के बाद सुल्तान बना था, गद्दी पर बैठा था और सिकंदर शाह के नाम से इसने सत्ता संभाली थी। सिकंदर शाह लोदी, सिकंदर शाह लोदी जिसका शासनकाल 1489 ईस्वी से लेकर के और 1517 ईस्वी तक रहा था। इसका एक उपनाम गुलरू खां भी था। गुलरू खां भी इसका नाम था। ये काव्यों में भी रुचि रखता था, कभी एक प्रकार का कवि था और ये जो कविताएं लिखता था वो कविताएं अपनी गुलरू खां के नाम से लिखता था। निजाम शाह ने जब सत्ता संभाली तो निजाम शाह शासन के प्रबंध के दृष्टिकोण से, राजस्व के सुदृढ़ीकरण के रूप से काफी सारे परिवर्तन सिकंदर शाह ने किए थे। सिकंदर लोदी की मैं बात करूं तो भूमि कर को व्यवस्थित रूप से प्राप्त करने के लिए उसने उस समय भूमि नाप के लिए 30 इंच का एक पैमाना तैयार किया था जिसे सिकंदरी गज कहा जाता था।
सिकंदरी गज ये भूमि नाप का पैमाना था जो प्राय 30 इंच का था और उससे व्यवस्थित तौर पर भूमि की नाप करके कृषि कर, भूमि कर प्राप्त किया जाता था। न्याय प्रबंध और राजस्व व्यवस्था भी सिकंदर लोदी की काफ़ी प्रसिद्ध रही। महत्वपूर्ण बात यह रही कि मध्य के जो प्रांत थे, फॉर एग्जाम्पल चाहे वो बिहार का इलाका हो, चाहे वो बयाना का इलाका हो, चाहे वो धौलपुर का इलाका हो, चाहे वो गुजरात का इलाका हो, तिरहुत का इलाका हो, इन सारे इलाकों पर उसने अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए ग्वालियर राजघराने तक को अपने प्रभाव में लेने के लिए और 1506 ईस्वी में आगरा नगर की स्थापना की थी। आगरा शहर बसाया 1506 ईस्वी में और उसका कारण केवल यह था कि मध्य क्षेत्र के, चाहे वो धौलपुर हो, चाहे वो बयाना हो, चाहे वो ग्वालियर हो, इन भूभागों पर, इनके शासकों पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए, उनके प्रभाव को नष्ट करने के लिए इसने आगरा नगर का स्थापना कराया था। 1517 ईस्वी में सिकंदर लोदी की मृत्यु हो गई। जब 1517 में सिकंदर लोदी की मृत्यु हुई तो इसके दो पुत्र थे, एक था इब्राहिम लोदी और दूसरा था जलाल लोदी। दोनों ही पुत्रों के बीच में सत्ता को लेकर के संघर्ष हुआ। इब्राहिम लोदी और जलाल लोदी दोनों भाई थे और दोनों के बीच में सत्ता को लेकर के संग्राम हुआ, यहां तक कि राज्य का बंटवारा भी हो गया। यह एक अलग बात है कि बाद में इब्राहिम लोदी ने जलाल को अपदस्थ करते हुए उसके राज्य को भी छीन लिया था। इब्राहिम लोदी 1517 ईस्वी में सुल्तान बना और 1517 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक सिकंदर लोदी ने शासन किया। जिस समय इब्राहिम लोदी शासन कर रहा था उस समय राजपूताने का राजा राणा संग्राम सिंह उर्फ राणा सांगा का भी प्रभाव क्षेत्र लगातार बढ़ता जा रहा था और इसी कारण से राणा सांगा को रोकने के लिए 1517-18 में इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच में युद्ध हुआ था और उस युद्ध में इब्राहिम लोदी की पराजय हुई थी। इब्राहिम लोदी इतना अलोकप्रिय हो गया था, वह अपनी शासन क्षेत्र पर अपना लगातार नजर नहीं रख पा रहा था, असफलताएं उसके हाथ में लग रही थी और इतना अलोकप्रिय हो गया था कि इसी के चाचा, इब्राहिम लोदी के चाचा स्वयं अपने ही भतीजे को सत्ता से हटाने के लिए और जो बाबर था उस बाबर को काबुल से आमंत्रित करके आए थे इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करने के लिए। लिहाजा 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध हुआ। यह पानीपत का युद्ध इब्राहिम लोदी और मुगल बादशाह बाबर के बीच में हुआ। इस युद्ध में न केवल इब्राहिम लोदी की हार हुई बल्कि इब्राहिम लोदी इस युद्ध में मारा गया और यहीं से मुगल वंश की भारत में स्थापना हुई। दरअसल पानीपत का यह पहला युद्ध था, इसको हम प्रथम युद्ध कहेंगे। यह पानीपत का पहला युद्ध था और यह पानीपत का जो पहला युद्ध था युग युगांतकारी सिद्ध हुआ। और युग युगांतकारी सिद्ध किस लिए हुआ कि 1526 ईस्वी में इस युद्ध के परिणाम ने बाबर को विजेता घोषित किया और इब्राहिम लोदी हार गया। तो सल्तनत काल का जो एक दौर था जो 1206 ईस्वी से चला था, जहां 5 राजवंशों का शासन रहा था, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। और लोदी वंश का यह अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। और 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी मारा गया और सल्तनत काल यहाँ समाप्त हुआ और युग युगांतकारी के तौर पर यहाँ से हिंदुस्तान के इतिहास में, भारत के इतिहास में मुगल साम्राज्य का सूर्य उदय हुआ। तो ये आपका सल्तनत काल था जहां मैंने आपको 5 राजवंशों को क्लियर किया। अब हम चर्चा कर रहे हैं कि सल्तनत कालीन जो प्रशासन था उस सल्तनत काल में प्रशासन का स्वरूप कैसा था। तो सल्तनत कालीन प्रशासन
बताया था, अध्याय हमने जब शुरू किया था कि विदेशी आक्रांता लगातार हम पर उस समय आक्रमण करने लगे थे 7वीं सदी से लेकर के। और महमूद गजनवी, ये महमूद गजनवी पहला शासक था जिसको तुर्की के सुल्तान ने और भारत में सुल्तान की उपाधि दी थी। और अगर सल्तनत की मैं बात करूं तो सल्तनत काल में इल्तुतमिश वो पहला शासक था जिसको तुर्की के राज सिंहासन ने सुल्तान की मान्यता दी थी। सुल्तान की उपाधि धारण करने के बाद जो संपूर्ण शक्ति का केंद्र था वो सुल्तान था। सुल्तान का प्रभाव प्रधान न्यायाधीश के तौर पर, राजनीति के तौर पर या मजहब यानी कि धार्मिक क्षेत्रों में भी उसका प्रभाव जो था वो पूरी तरह से निर्णायक था। हालांकि सुल्तान से यह उपेक्षा की जाती थी कि जो सुल्तान होगा वह उलेमाओं के निर्देशन में उनकी सलाह से ही राजकाज करेगा। ये उलेमा कौन है? देखिए, मुस्लिम धर्म के जो मुस्लिम कानून के जो जानकार हैं, मुस्लिम धर्म के अनुसार जो कानून है उनके जो जानकार हैं, उनके जो विद्वान हैं, उनको उलेमा कहा जाता है। तो निर्णायक तौर पर बात यह रही कि जो सुल्तान था वह पूर्ण रूप से अधिपति था, चाहे वो न्यायिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, मजहबी क्षेत्र हो, उसका निर्णय शासन में सर्वे सर्वा था। हालांकि यह अपेक्षा उससे अवश्य की जाती थी कि वह उलेमाओं के सलाह से अपना कार्य करे। इसके अलावा वर्ग प्रभाव भी यहाँ था। जैसे हमने बताया अमीरों का प्रभाव, ये अमीर दो प्रकार के थे, एक तो थे तुर्क और एक थे गैर तुर्क। मैंने आपको बताया था कि इल्तुतमिश ने 40 तुर्कों का एक संगठन बनाया था, तुर्कान-ए-चहलगानी। वो उनका उद्देश्य शासन व्यवस्था में उनका हस्तक्षेप स्वीकार करना था। इन तुर्क जो अमीर तुर्क थे, उन तुर्कों का प्रभाव शासक की योग्यता या अयोग्यता के आधार पर उनका हस्तक्षेप लगातार घटता बढ़ता रहता था। जैसे मैंने आपको बताया था कि बलबन के रूप में ये अमीर प्रभावहीन हो गए थे। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भी ये अमीर प्राय प्रभावहीन हो गए थे। हालांकि लोदी वंश में अमीरों का प्रभाव काफी देखने को मिलता है। ऐसा भी उल्लेख इतिहास में मिलता है कि बहलोल लोदी तो स्वयं अमीरों के सम्मान में दरबार में खड़ा हो जाया करता था। तो मुख्य रूप से दो शासक सल्तनत काल में ऐसे थे जिनके समय में अमीरों का जो प्रभाव था वो लगातार प्रभावहीन हो गया था, घट गया था, जिसमें एक था बलबन और दूसरा था अलाउद्दीन खिलजी। अब बात करते हैं कि केंद्रीय शासन व्यवस्था कैसी थी। देखिए, शासन यहाँ भी दो रूपों में चलता था, केंद्रीय शासन व्यवस्था के रूप में भी चलता था और प्रांतीय शासन व्यवस्था के रूप में भी चलता था। केंद्रीय जो प्रधान जो संस्था थी वो थी मजलिस-ए-खलवत। मजलिस-ए-खलवत यानी कि एक तरह की केंद्रीय मंत्री परिषद थी ये, और इस केंद्रीय मंत्री परिषद में 4 इसके सबसे बड़े स्तंभ थे। ये 4 स्तंभ कौन से थे? एक था वजीर जो एक प्रकार से प्रधान मंत्री होता था, वो वजीर होता था। दूसरा था आरिज-ए मुमालिक। तीसरा जो इसका महत्वपूर्ण स्तंभ था वो था दीवान-ए-इंसाफ। और चौथा जो सबसे बड़ा जो स्तंभ इस मजलिस-ए-खलवत यानी उस मंत्री परिषद का हुआ करता था वो था दीवान-ए-रियासत। इसमें जो वजीर होता था, वजीर का कार्यालय दीवान-ए-विजारत कहलाता था। वजीर का जो कार्यालय था वो दीवान-ए-विजारत था, और दीवान-ए-विजारत एक तरह से फाइनेंशियल डिपार्टमेंट था, एक तरह से वित्तीय विभाग था, जिसका जो काम था वो आय पर व्यय पर पूर्ण नियंत्रण रखना। उसके लिए उसने वर्तमान में जैसे हम कहते हैं अटॉर्नी जनरल, महालेखा परीक्षक, उसके तौर पर मस्तौफी, खजांची होता था जिसको खजीन कहा जाता था, एक संपूर्ण आय व्यय का हिसाब करता होता था जिसे मजमदार कहा जाता था,
इन सारे कर्मचारियों का जो कार्य करने का जो विभाग था वो था आपका दीवान ए वजारत, और दीवान ए वजारत का हेड हुआ करता था वजीर। जलालुद्दीन खिलजी के समय भी एक ऐसे ही वित्त विभाग का उल्लेख मिलता है जिसे दीवान ए वकूफ ये जलालुद्दीन खिलजी ने स्थापित किया था। ये भी एक तरह का फाइनेंशियल डिपार्टमेंट था। इसी तरह से अलाउद्दीन खिलजी ने भी दीवान ए मुस्तखराज नाम का एक विभाग वित्तीय मामलों के लिए निर्धारित किया था। जहां तक कि मोहम्मद बिन तुगलक की बात है तो मोहम्मद बिन तुगलक ने भूमि को जो कृषि योग्य भूमि में बदलने का काम किया था, उसके लिए भी अलग एक डिपार्टमेंट बनाया था जिसका नाम था दीवान ए अमीर कोही। ये एक तरह से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था जिसका जो काम था वो कृषि भूमि को जो पड़ती पड़ी रहती थी उसको कृषि योग्य भूमि में तब्दील करना था ताकि राजस्व क्षेत्र में वृद्धि की जा सके और जनता के लिए अन्न भंडारण व्यवस्थित तौर पर किया जा सके। दीवान इंसा का जो काम था ये शाही पत्र व्यवहार का काम करता था। शाही पत्र व्यवहार यानी कि संदेशों के आदान प्रदान करने का कार्य ये डिपार्टमेंट करता था। दीवान ए रियासत ये विदेशी कार्यों की देखभाल करने के लिए हुआ करता था। इसी जो प्रांतीय शासन व्यवस्था थी वो केंद्रीय शासन व्यवस्था के प्रतिरूप थी, यानी जैसी केंद्रीय शासन व्यवस्था थी ऐसी ही प्रांतीय शासन व्यवस्था थी। और प्रांतीय शासन व्यवस्था में जो प्रधान होता था, जो हेड होता था प्रांत का, राज्य का, उसे नाजिम या बली कहा जाता था। नाजिम या बली किससे कहा जाता था? जो प्रांतीय शासन व्यवस्था का जो हेड होता था, गवर्नर होता था, उसको नाजिम या बली कहा जाता था। और ये प्रांत जिलों में भी बटे हुए थे और जिले का सबसे बड़ा जो अधिकारी होता था ये सिख होता था। ये जिले का सबसे बड़ा अधिकारी होता था। तो ये सल्तनत कालीन प्रशासन है। मैंने आपको बताया कि सुल्तान सर्वे सर्वा था और सुल्तान की पहली उपाधि विदेशी आक्रांताओं में तुर्की के सम्राट ने जिसको दी थी वो महमूद गजनवी था। और सल्तनत काल में जो पहली उपाधि दी गई थी वो इल्तुतमिश को दी गई थी। वो धार्मिक क्षेत्र हो या फिर राजनीतिक क्षेत्र हो या फिर शासन संबंधी क्षेत्र हो, सैन्य क्षेत्र हो, न्याय क्षेत्र हो, सारी व्यवस्था में वो अधिपति था। फिर मैंने आपको साथ में यह भी बताया था कि सुल्तान से उपेक्षा की गई थी, वो उलेमाओं की सहमति से ही कार्य करेगा। मैंने आपको फिर अमीरों का वर्णन किया कि अमीर दो प्रकार के थे, एक तुर्क अमीर थे, एक गैर तुर्क अमीर थे। शासन में उनका प्रभाव शासक की योग्यता और अयोग्यता के आधार पर घटता बढ़ता रहता था। जैसा मैंने एग्जाम्पल में आपको बताया कि बलबन और अलाउद्दीन खिलजी के समय उनका प्रभाव काफी कमजोर हो गया था, घट गया था। लेकिन जो लोदी वंश के शासक थे उनके दौर में वापस अमीरों का प्रभाव बढ़ गया था। फिर मैंने केंद्रीय शासन व्यवस्था में मैंने बताया कि केंद्रीय मंत्री परिषद होती थी जिसमें मजलिस एक खलवत होता था, एक मंत्री परिषद होती थी। मजलिस और खलवत चार महत्वपूर्ण स्तंभ थे जिनमें वजीर आरिज ए ममालिक, दीवान ए इंशा और दीवान ए रियासत। वजीर जिसका जो प्रमुख वो था वो कार्यालय हुआ करता था वो दीवान ए वजारत हुआ करता था। इस दीवान ए वजारत एक तरह से फाइनेंशियल डिपार्टमेंट था। खजीन उसमें होता था यानी खजांची उसमें होता था, मजमदार उसमें होता था यानी कि हिसाब संग्रहकर्ता उसमें होता था। इसके अलावा महालेखा परीक्षक के तौर पर मुस्तैफी उसमें हुआ करता था। ये सारे कर्मचारी मिलकर के वजीर कार्यालय में कार्य करते थे। आरिज़ ममालिक सैन्य विभाग था जो सैन्य व्यवस्था का संचालन करता था। वित्तीय विभाग के तौर पर मैंने आपको बताया था कि जलालुद्दीन खिलजी ने दीवान ए वकूफ का विभाग डिपार्टमेंट बनाया था। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा ही एक दीवान ए मुस्तखराज बनाया था। और कृषि क्षेत्र के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान ए अमीर कोही नाम का एक डिपार्टमेंट बनाया था। दीवान इंसा इसका जो महत्वपूर्ण कार्य था वो शाही पत्र व्यवहारों का आदान प्रदान करना था। और दीवान ए रियासत ये विदेशी मामलों की देखरेख किया करते थे, विदेश संबंधों का निर्वहन किया करते थे। प्रांतीय शासन इसी के प्रतिरूप था। जो प्रांतों का हेड होता था वो नाजिम या बली कहलाता था और जिले का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था वह सिख कहलाता था।
तो ये आपका सल्तनत काल था। सल्तनत काल के बाद सीधे तौर पर मैंने आपको बताया कि लोधी वंश समाप्त हुआ 1526 ईस्वी में, और यहाँ से फिर मुगल कालीन भारत शुरू होता है जो 1526 ईस्वी से लेकर के 1757 ईस्वी तक रहा। 1757 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन हो जाता है और भारत के शासन क्षेत्र पर फिर ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिश हुकूमत का सत्ता प्रभाव देखने को मिलेगा। तो कल से हम मुगल कालीन भारत आपको कराएंगे। धन्यवाद।